तो कल हमने 9 एग्जाम्पल किए थे और आज हम आगे करते हैं। और आज हम करेंगे 10वां, 11वां और 12वां एग्जाम्पल। 3 एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके बाद 2 एग्जाम्पल बच जाएंगे, उनको कल सॉल्व करके परसों आपका टेस्ट लेके इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, ये चैप्टर वैसे बहुत लेंथी था, है ना, मुश्किल नहीं था, बस वही बात है, लेंथी था। तो फिलहाल आप देखो एग्जाम्पल नंबर 10। अच्छा, इस एग्जाम्पल को करने से पहले आपको थ्योरम आनी चाहिए भाई। थ्योरम 6.7 आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने बहुत सारे कंसेप्ट को समझाया था जो यहाँ पर यूज़ होगा। ठीक है, तो जैसे ये उदाहरण है, क्या कह रहा है कि आकृति 6.48 में एंगल ए सी बी बराबर है 90 डिग्री के। ए सी बी मतलब ये वाला कोण, ये जो कोण है ये आपको 90 डिग्री का दिया है, तथा सी डी लंब है ए बी पर। सी डी, ये जो सी डी है ये आपको परपेंडिकुलर दिया है ए बी पर। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ भी 90 का कोण और यहाँ पर भी 90 का कोण। तो ये तो कुछ कुछ थ्योरम 6.7 जैसा हो गया। उसके अंदर भी यही होता था भाई, किसी समकोण से हम कर्ण पर लंब ढालते थे, इसमें भी यही हुआ है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि यार इस क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम हम थ्योरम 6.7 का यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा, सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है बी सी स्क्वेयर बाई ए सी स्क्वेयर। बी सी स्क्वेयर मतलब ये, इसका स्क्वेयर है मतलब 2 बार लेनी पड़ेगी ये, बाय ए सी स्क्वेयर। ए सी स्क्वेयर ये हो गई, मतलब ये भी 2 बार लेनी पड़ेगी। तो ध्यान से देखो, बी सी स्क्वेयर और ए सी स्क्वेयर का रेशो दे रखा है, तो एक प्रकार से पूरी ट्रायंगल बन गई, है ना। और इस पूरी ट्रायंगल को कितनी बार लेना पड़ेगा, 2 बार। 2 बार क्यों, क्योंकि स्क्वेयर लिखा है। अगर मान लो आपको बी सी बाई ए सी देता ना, तब तो आपको इस पूरी ट्रायंगल को एक बार लेना पड़ता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्क्वेयर दिया है तो अब की बार 2 बार लेना पड़ेगा, है ना। किस किस के साथ लेना पड़ेगा, एक बार तो लेना पड़ेगा बी डी वाली ट्रायंगल के साथ। बी डी किस में है भाई, बी डी है जी इस ट्रायंगल में, यानी इस पूरी ट्रायंगल को एक बार मुझे इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा, मतलब सिमिलर दिखाना पड़ेगा, समरूप। ठीक है, और एक बार आपको ए डी के समरूप दिखाना पड़ेगा। नहीं समझे, देखो ये पूरी ट्रायंगल जो है एक बार आपको इस ट्रायंगल के समरूप दिखानी है, और ये पूरी ट्रायंगल आपको एक बार इस ट्रायंगल के समरूप दिखानी है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे दूसरी तरफ बी डी बाई ए डी लिखा था, तो बी डी यानी इस ट्रायंगल के समरूप, ए डी यानी इस ट्रायंगल के समरूप। ठीक है, कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले आप लिखिएगा दिया है, क्या दिया है आपको, आपको एंगल ए सी बी बराबर दिया है 90 डिग्री के, तथा सी डी लंब दिया है ए बी पर। ये आपको दिया हुआ है। फिर आप लिखिए सिद्ध करना है। क्या प्रूफ करना है भाई, मुझे प्रूफ करना है कि बी सी स्क्वेयर बाय ए सी स्क्वेयर बराबर होगा बी डी बाय ए डी के, है ना। तो इसको करते हैं सिद्ध। तो ये तो आपको पता चल गया कि इसके अंदर थ्योरम 6.7 का यूज़ होगा, और उसलिए उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस ट्रायंगल को समरूप दिखाना पड़ेगा पूरी बड़ी ट्रायंगल के, वहाँ से हमें कोई ना कोई रिलेशन मिलेगा। ठीक है इसी तरीके से फिर इस ट्रायंगल को, वाइट ट्रायंगल को इस पूरी ट्रायंगल के समरूप दिखाना पड़ेगा, वहाँ से कुछ ना कुछ और रिलेशन मिलेगा। उन दोनों रिलेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो जो हमें प्रूफ करना है वो हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं किसी भी एक एंगल को x मान लेता हूँ। ठीक, अच्छा, अब कहेंगे जी क्यों माना, तो यार इसको समझने के लिए आपको थ्योरम 6.7 देखनी पड़ेगी, नहीं तो समझ में नहीं आएगा वो। ठीक है, ये हम इसलिए मानते हैं ताकि हम नाम को आसानी से लिख पाएँ। जैसे मुझे ये दोनों ट्रायंगल समरूप दिखाने हैं ना, तो उनके नाम लिखने पड़ेंगे, तो नाम आसानी से पता चल जाएँ, इसलिए हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं। अब ये x होगा तो ये क्या हो जाएगा, 90, ये तो दिया हुआ है। ये 90 है, ये x है, तो ये क्या होगा आपका, इतना भाग 90 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में तभी आएगा जब आपने थ्योरम देखी होगी, इसलिए मैं आपको पहले बता रहा था कि थ्योरम देखना ज़रूरी है। 90 माइनस एक्स हो गया, ये x हो गया, ये 90 हो गया, और ये 90 माइनस एक्स हो गया। ये सारी बातें हमने थ्योरम्स में पढ़ी थी। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे इस पिंक ट्रायंगल को पूरी बड़ी ट्रायंगल के समरूप दिखाना है। पिंक ट्रायंगल का नाम क्या है, इसका नाम है जी ए डी सी, या फिर आप इसका नाम कुछ और भी दे सकते हो, सी डी ए सी डी, ए डी सी, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जब आप दूसरी ट्रायंगल का नाम दोगे, दूसरी मतलब पूरी ट्रायंगल का नाम दोगे, तो वो आप इसके अकॉर्डिंग दोगे। जैसे मैंने इसका नाम ए डी सी दिया, तो इस ट्रायंगल का ए, इस ट्रायंगल का ए कितना है, एक्स है,
इस पूरी ट्रायंगल में एक्स कहाँ पे है? आप कहोगे जी यहाँ पे है ना। कई कह सकते हैं जी यहाँ पे भी है, लेकिन ये पूरी ट्रायंगल में नहीं है ना, ये तो सिर्फ इस वाइट ट्रायंगल में है। मैंने कहा पूरी ट्रायंगल में एक्स कहाँ पे है, इस कंप्लीट ट्रायंगल में एक्स कहाँ पे है? ए पे ही है, तो आप ए की जगह ए ही लिखोगे। ठीक है, ऐसे ही आप देखिए इस पिंक ट्रायंगल में डी कौन सा है? पिंक ट्रायंगल में डी है जी 90 डिग्री। इस पूरी ट्रायंगल में 90 कहाँ पे है? ध्यान से देखिए, वीडियो को बेशक पॉज कर दो। इस पूरी ट्रायंगल में 90 कहाँ पे है? इस पूरे ट्रायंगल में 90 है, ये जो पूरा एंगल है ना, ये 90 का है ना। तो इस पूरी ट्रायंगल में जो 90 है वो सी पर है। बात समझ में आई? कई कहेंगे जी ये भी 90 है, ये भी 90, या ये तो 90 जो है ये वाइट ट्रायंगल का है, ये 90 इस पिंक ट्रायंगल का है। मैं पूरी कंप्लीट ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। कंप्लीट ट्रायंगल में जो 90 है वो यहाँ पे है, क्वेश्चन में दिया भी गया था। चाहे आप इनको जोड़ के देख लो, 90 माइनस एक्स में एक्स जोड़ोगे तब भी 90 आएगा। ठीक है, अब क्या बच गया जी? आपका बी बच गया, तो बी लिख दो। या फिर आप ऐसे देख लो कि यार इस ट्रायंगल का सी क्या है? इस ट्रायंगल का सी है 90 माइनस एक्स। पूरी ट्रायंगल में 90 माइनस एक्स कहाँ पे है? यहाँ पे, तो ऐसे लिख दो चाहे। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या होगा? इसका रीज़न लिखना पड़ेगा आपको कि समकोण से कर्ण पर ढाले गया लंब उसको दो त्रिभुजों में बांट देता है, और ये दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में भी समरूप होते हैं और पूरी त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। ये पूरी बात लिखनी पड़ेगी, लेकिन मैं ये पूरी बात नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ प्रमेय 6.7 से। पूरी बात लिखूँगा हम का टाइम लगेगा। ठीक है, और वैसे भी ज़्यादा बड़ी वीडियो बनती है तो फिर शिकायतें आती हैं। ठीक है, तो इसलिए पूरी बात नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूँ। आपको पूरा लिखना पड़ेगा, नहीं तो नंबर कट सकते हैं आपके। तो ये दोनों त्रिभुज आपके समरूप हो गई। जब त्रिभुज समरूप हो जाती हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर हो जाता है। मतलब ए डी बाई ए सी का जो रेशो है वो बराबर हो गया डी सी बाई सी बी के, और ये बराबर हो गया ए सी बाई ए बी के। रीज़न लिखिएगा, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, इनका जो अनुपात होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए मुझे क्या चाहिए? बी सी स्क्वेयर बाई ए सी स्क्वेयर, है ना। तो इसमें से आप एक तो इसको ले लो और एक इसको ले लो, इन दोनों के करा दो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको ए सी स्क्वेयर मिल जाएगा। या फिर आप ऐसे समझो कि हमें उन इक्वेशंस को लेना है, उन एक्सप्रेशंस को लेना है जिनमें कोई ना कोई साइड सेम हो। जैसे देखिए इसमें भी ए सी है, इसमें भी ए सी है, तो जब आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको ए सी स्क्वेयर मिल जाएगा। करा लो, चाहे ए सी की ए सी से कराओ ए सी स्क्वेयर, ए डी की ए बी से कराओ ए डी इंटू ए बी। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक नोट कर लो बात को, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। ठीक है, अच्छा इसको मिटा देता हूँ, आपने इतना नोट कर लिया होगा। और इसको ले जाते हैं थोड़ा सा ऊपर। ठीक जी, अब इसी तरीके से हमने इस ट्रायंगल को पूरे ट्रायंगल के समरूप दिखाया था। अब हम क्या करेंगे? इस ट्रायंगल को, जिसको अब मैं पिंक कलर से कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल को पूरे ट्रायंगल के समरूप दिखाएंगे। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का नाम आप कैसे भी दे दो, चाहे आप सी डी भी दे दो, चाहे बी डी सी दे दो, आपकी मर्जी है। लेट्स से मैं इसका नाम देता हूँ बी डी सी। ठीक है, अब बी डी सी समरूप होगा इस पूरी ट्रायंगल के। पूरी ट्रायंगल का नाम इसके अकॉर्डिंग देना है। इसमें बी कितना है? 90 माइनस एक्स है। पूरी ट्रायंगल में 90 माइनस एक्स कहाँ पे है? बी पर ही है, तो बी की जगह बी लिख दिया। इसमें डी कितना है? 90 है। पूरी ट्रायंगल में 90 कहाँ पे है? यहाँ पर है, तो आपने डी की जगह सी लिख दिया। अब इसमें सी कितना है? इसमें सी है जी अपना एक्स। पूरी ट्रायंगल में एक्स कहाँ पे है? यहाँ पर है, तो आपने ये लिख दिया। ऐसे लिखना होता है। रीज़न आपको वापस से पूरी की पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, मैं टाइम बचाने के लिए इतना लिख देता हूँ। ये दोनों ट्रायंगल समरूप हो गई। जब दो ट्रायंगल समरूप हो जाती हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर हो जाता है। मतलब बी डी बाई बी सी बराबर हो गया डी सी बाई सी ए, और ये बराबर हो गया बी सी बाई बी ए के। रीज़न लिख दीजिएगा, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? बी सी स्क्वेयर चाहिए। ए सी स्क्वेयर तो मिल गया, बी सी स्क्वेयर चाहिए। तो बी सी स्क्वेयर के लिए किस किस के मल्टीप्लाई कराएंगे? एक तो इसकी किसके साथ? इसके साथ करा देते हैं। तो जब आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिलेगा बी सी स्क्वेयर बराबर बी डी इंटू बी ए। ये आपकी होगी जी इक्वेशन नंबर 2, है ना।
अब जो मुझे प्रूफ करना है उसमें चाहिए बी सी स्क्वेयर बाय ए सी स्क्वेयर, बाय मतलब बटे में। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन फर्स्ट से भाग करा देते हैं। भाग कराएंगे तो मुझे बी सी स्क्वेयर बाय ए सी स्क्वेयर मिलेगा, है ना। राइट लेफ्ट साइड में तो ये भाग हो जाएंगे, राइट साइड में ये भाग हो जाएगा। जब इसको भाग कराओगे तो ए बी से ए बी कट जाएगा, बी डी बाई ए डी मिल जाएगा, वही हमें चाहिए। सिंपल। हमने किया क्या, सबसे पहले इस ट्रायंगल को पूरे ट्रायंगल के समरूप किया, फिर इस ट्रायंगल को पूरे ट्रायंगल के समरूप किया। आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है कि जी ये ना एक्स है ये 90 है, क्योंकि आपके पास थ्योरम है, आपने थ्योरम का यूज़ करके बस नाम लिख दिया फटाफट से, है ना। तो अब हम इनको भाग कर देते हैं। हम कहेंगे समीकरण 2 को 1 से भाग करने पर, 1 से भाग करने पर समीकरण 2 को 1 से भाग करोगे तो बी सी स्क्वेयर बाई ए सी स्क्वेयर लेफ्ट साइड में आ जाएगा। राइट साइड में क्या आएगा, ये आएगा जी आपका ए डी इंटू ए बी बटे में बी डी इंटू बी ए। अब बी ए बी एक ही बात है, कट गया, तो आपका बच गया जी बी सी स्क्वेयर बाई ए सी स्क्वेयर बराबर ए डी बाय बी डी। ये आपका आंसर हो गया, या फिर आप कह दो हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। इस तरीके से हमने इसको सोल्व करना था। 2 मिनट माई मिस्टेक, मेरी गलती है भैया। ए डी बाई बी डी नहीं, बी डी बाई ए डी, क्योंकि सेकंड को हमने फर्स्ट से भाग किया है ना। कर लेंगे, आसान था, कोई मुश्किल नहीं था। बस वही बात, अगर आपने थ्योरम देखी हुई है तब तो ये क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। थ्योरम नहीं देखी हुई तब फिर आपको लग सकता है यार ये क्वेश्चन कैसा था, है ना। तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल देखिए, इसको एक बार पढ़िए, अपने आप ही कर सकते हैं, पाइथागोरस लगानी है और आप खुद ब खुद कर पाएंगे, बहुत ही आसान है। पढ़िए पहले। देखिए, कहा कि एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी है कि इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है ना। मान लो ये दीवार है और ये सीढ़ी है, ठीक है, इस तरीके से। ये जो सीढ़ी है ये दीवार पर इस तरीके से टिका रखी है कि इसका जो निचला सिरा है वो दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है। मतलब ये जो भाग है ये 2.5 मीटर का होगा, ठीक, तथा इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर है। ऊंचाई पर बनी एक खिड़की तक पहुंचता है। बात वही हो गई भाई, मान लो खिड़की यहाँ पे है, तो खिड़की की जो भूमि से ऊंचाई है वो है जी 6 मीटर। आपको सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है, बहुत आसानी से कर सकते हैं, पाइथागोरस लगाएंगे और सीढ़ी की लंबाई पता कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताना पड़ेगा कि जी ये एंगल 90 डिग्री का है। कैसे बताओगे, आप कहोगे कि जो दीवार है वो भूमि पर लंबवत खड़ी होती है, इसलिए ये कौन हो गया 90 का, ये 90 का हो गया। फिर पाइथागोरस लगा करके आप इसकी लेंथ बता देना। इसको मैं नाम देता हूँ ए बी से। अब इसको चाहो जितना चाहो उतना प्रॉपरली लिख सकते हो। आप कह सकते हो कि जी माना ए बी एक दीवार है, बी सी एक भूमि है, ए सी एक सीढ़ी है। जितना डीपली करना चाहो उतना कर सकते हो। मैं आपको जितना सफिशिएंट है, जितना ज़रूरी है उतना लिखवा रहा हूँ। हम कह देंगे कि हम जानते हैं कि दीवार भूमि पर लंबवत होती है। लंबवत का मतलब परपेंडिकुलर। जो दीवार है वो भूमि पर परपेंडिकुलर ही होती है ना। ऐसा तो है नहीं क्योंकि दीवार जो है वो पीसा की मीनार बना रखी हो, पीसा की मीनार टेढ़ी है बस, है ना। दीवार हमेशा वैसे तो सीधी खड़ी होती है ना, तो लंबवत खड़ी होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा जी ए सी स्क्वेयर बराबर ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। ए सी तो मुझे पता नहीं, तो ए सी स्क्वेयर का ए सी स्क्वेयर बराबर ए बी कितना है 6 मीटर। अगर आप इसका स्क्वेयर करेंगे तो आपको मिलेगा 36 मीटर स्क्वेयर। बी सी कितना है 2.5 मीटर, 2.5 का स्क्वेयर कितना होता है 25 का कितना होता है 25 25 625, तो 2.5 का हो गया 6.25 मीटर स्क्वेयर। तो इनको जोड़ लो, 36 में 6 जोड़ा 42, तो ये हो गया 42.25 मीटर स्क्वेयर। ये तो ए सी स्क्वेयर आया, मुझे तो ए सी की लेंथ पता करनी है, तो इसका कर दो जी रूट, है ना। अब इसका जब आप रूट करोगे तो रूट का आंसर आएगा आपका 6.5 मीटर, ये आंसर आएगा।
आप कहेंगे जी मुझे कैसे पता चलेगा, बताते हैं, 2 मिनट रुको। देखो इसका रूट क्या, तो 6.5 मीटर स्क्वायर का रूट किया तो स्क्वायर से रूट कट गया और मीटर आ गया। होता क्या कि दोनों के ऊपर रूट लगता है, इसके रूट लगा तो ये हो गया, इसके रूट लगा तो मीटर हो गया, है ना। अब इसका रूट कैसे तोड़ोगे वो समझो। 42.25 है ना, इसके फैक्टर कर लेते हैं, पॉइंट को भूल जाओ एक बार। तो 4225 के फैक्टर कर लो तो ये जाएगा 5 अट्ठा 40, 5 चौका 20 और 5 5 25, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 5 नीम 45 और 13 13 169, 13 एकम 13। अब होता क्या है, जो जोड़ा बन जाता है ना उसको अलग से ले लेते हैं, जैसे 5 का जोड़ा बन गया, 13 का जोड़ा बन गया, है ना, इनकी करा देते हैं मल्टीप्लाई। तो 13 पंजा कितना हो गया 65, पॉइंट लगा के 6.5 हो गया। भाई यहाँ पर अगर 2 के बाद पॉइंट लगा है, रूट तोड़ने के बाद वो 1 के बाद हो जाएगा, ठीक है। तो 42.25 का जो रूट है वो आ गया आपका 6.5। इस तरीके से हमने कर लिया। रूट को सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, बाकी तरीके भी यूज़ कर सकते हो, मैंने ये करा है, ठीक है। अगला देखें, एग्जाम्पल नंबर 12। ये एग्जाम्पल देखो आप, ये लास्ट एग्जाम्पल है, उसके बाद फिर आप कल क्वेश्चन करेंगे। पढ़ो अपने आप, इसलिए इसने मैं एक काम करता हूँ, जो दिया है जो सिद्ध करना है वो लिख लेता हूँ, आप पढ़ लो इसको एक बार वीडियो पॉज करके। देखो मुझे दिया है कि AD परपेंडिकुलर है BC पर। ये जो AD है ना, ये आपको परपेंडिकुलर दिया है BC पर। परपेंडिकुलर का मतलब ये हो गया कि इस तरफ भी 90 का कोण बनेगा और इस तरफ भी बनेगा 90 का कोण, ठीक है। आपको प्रूफ करना है कि AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर प्रूफ करना है BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के, BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के। अब यहाँ पे स्क्वायर लगे हैं ना सब पे, इसका मतलब या तो थ्योरम 6.7 का यूज़ होगा, क्योंकि उसी थ्योरम की मदद से हम स्क्वायर वाले क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं, या फिर आप कह लो कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ होगा, है ना। थ्योरम 6.7 का इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 90 का एंगल नहीं बना हुआ। अगर 90 का होता तो फिर थ्योरम 6.7 का यूज़ करके करते इसको, ठीक है। और फिर यहाँ पर 90 का नहीं बना तो इसलिए बचा कौन सा, पाइथागोरस, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने कुछ नहीं करना। स्टेप ये है कि आप सबसे पहले इस ट्रायंगल पर पाइथागोरस लगाएंगे, है ना। उसके बाद फिर आप इस ग्रीन ट्रायंगल पर पाइथागोरस लगाएंगे। यहाँ से जो इक्वेशंस आएंगी उनको सिंप्लीफाई करेंगे, उनको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, फिर वहाँ से आपको ऐसा ऐसा मिल जाएगा। कैसे, इस ट्रायंगल पर पाइथागोरस लगाते हैं, ट्रायंगल ADB में पाइथागोरस प्रमेय से। नाम कैसे भी लिख सकते हैं, नाम का ध्यान तब देना होता है जब आप किसी त्रिभुज को सर्वांगसम बता रहे हो या फिर समरूप बता रहे हो तब, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, तो जब आप इस पर पाइथागोरस लगाएंगे पिंक ट्रायंगल पर, तो ये हो गया 90 का, इसके सामने वाला कर्ण कहलाएगा, मतलब AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा BD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब इसी तरीके से आप ग्रीन ट्रायंगल पर पाइथागोरस लगाओ, ट्रायंगल DAC में पाइथागोरस प्रमेय से। जब आप ग्रीन ट्रायंगल पे पाइथागोरस लगाओगे तो इसके सामने वाला कर्ण हो जाएगा, यानी AC का स्क्वायर बराबर CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब हम करेंगे इन दोनों की सब्ट्रैक्शन, घटाएंगे इनको। अब क्वेश्चन उठता है सर मुझे कैसे पता चलेगा घटाना है, तो 2 मिनट रुको अभी बताते हैं। ये बस इसको कलरफुल सा बना दे।
ठीक है। अब मुझे कैसे पता चला कि घटाना है? देखो, जो आपको प्रूफ करना है ना उस पर ध्यान दो। आपको प्रूफ करना है ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर है यहाँ पे, हाँ जी, और सी डी स्क्वायर भी है, बी डी स्क्वायर भी है, ए सी स्क्वायर भी है। मतलब जो प्रूफ करना है वो है, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा भी चीज़ें हैं। क्या? डी ए स्क्वायर बिना बात का दे रखा है और डी ए स्क्वायर बिना बात का आ रहा है। ये दोनों आपके फालतू आ रहे हैं ना, ये आपको नहीं चाहिए। जो आपको प्रूफ करना है उसमें डी ए स्क्वायर है ही नहीं, तो आपको कैसे ना कैसे करके डी ए स्क्वायर को हटाना पड़ेगा यहाँ से। इसको हटाने के लिए आप क्या करोगे? घटा दो, समीकरण 1 में से 2 घटा दो। घटाओगे तो डी ए स्क्वायर खत्म हो जाएगा अपने आप ही, है ना, इसलिए घटा रहे हैं। तो रीजन लिखिएगा समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। तो जब आप इनको घटाएंगे तो आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, और डी ए स्क्वायर में से डी ए स्क्वायर घट गया तो लिखने की जरूरत है ही नहीं, कट गया वो तो एक दूसरे से, है ना, ये आपको मिल गया। लेकिन मुझे प्रूफ क्या करना है? मुझे प्रूफ करना है ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अभी क्या आ रहा है? ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। अच्छा, तो एक काम करते हैं ना, ये जो सी डी स्क्वायर है यहाँ पे ले आते हैं, प्लस का हो जाएगा, और इसको वहाँ पे भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना होगा। देख लो, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यही हमने प्रूफ कर दिया। आपको रिकैप करा देता हूँ। सबसे पहले मैंने इस ट्रायंगुलर पाइथागोरस लगाई पिंक पे, फिर ग्रीन पे लगाई, 2 इक्वेशंस आई, इनको घटाया और हमारा आंसर आया। सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज 3 एग्जाम्पल्स कर लिए। अब इससे अगला जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 12 होगा, वो 12 तो कर लेना, 13 होगा। 13 और 14 जो है ना, मैं आपको कल करा दूंगा। ये थोड़े से एग्जाम्पल, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है और कुछ नहीं, तो इनको कर लेंगे कल। आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं। इन 3 एग्जाम्पल्स को आप अगर आपने फेयर कॉपी लगाई तो फेयर कॉपी भी कर लीजिएगा, और नहीं तो रफ में तो करिएगा ही, है ना। 22 मिनट का लेक्चर हो गया। अच्छा, एक काम कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम निकाल करके ये जो 6 चैप्टर है इसकी रिवीजन स्टार्ट कर दीजिएगा। मतलब हो सके तो आज या फिर कल आप 6.2 और 3 को निकाल लीजिएगा रफ में, क्योंकि फिर कल क्या होगा, कल मैं आपके ये 2 एग्जाम्पल्स करा दूंगा। एग्जाम्पल्स कराने के बाद फिर परसों टेस्ट लेना है। तो टेस्ट लेने से पहले आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर एक बार रफ में निकालना चाहिए। जब भी आप समझ लो ना कि मुझे टेस्ट देना है, जिस दिन भी टेस्ट हो, तो उससे पहले आप पूरा चैप्टर निकाल लो। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आज एक काम कर लेना, 6.2 और 6.3 रफ में निकाल लेना। कल 6.4 और 6.5 रफ में निकाल लेना। परसों आपका टेस्ट होगा, उससे पहले सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो रफ में निकाल लेना। टाइम लगेगा, ऐसा नहीं टाइम नहीं लगेगा, हो सकता है ये 2 या 3 घंटे एक दिन के लग जाएँ, आज 2 घंटे लग जाएँ, कल 2 घंटे लग जाएँ, लेकिन वो तो टाइम निकालना पड़ेगा ना आपको, ठीक है ना। तो ऐसा कर लीजिएगा आप, ठीक। तो फिर आप परसों टेस्ट ले लेंगे, उसके बाद फिर अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, और अगला चैप्टर देखते हैं। कहीं 12th का है तो 12th करा देंगे, नहीं तो फर्स्ट कहेंगे तो फर्स्ट करा लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अच्छा, एक और बात रह गई, आज जो ऑडियो थी वो कैसी थी वो बता देना। आज मैंने उसको थोड़ा सा और फास्ट किया है। अगर ऑडियो अब भी सही नहीं आएगी तो माइक ही चेंज कर देंगे, लेकिन बता देना कि क्या ऑडियो ठीक थी या नहीं थी। सो थैंक यू।